तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास है किया सेल्टोस। किया सेल्टोस का ये HTK वेरिएंट है और ये प्रियांक जी की गाड़ी है। हम आए हुए हैं अभी गाजियाबाद में और सबसे अच्छी बात ये है कि प्रियांक जी की ये थर्ड कार है। पहले इनके पास पोलो रह चुकी है, पोलो डीजल 1.2। उसके बाद इन्होंने इको स्पोर्ट रखी है, वो दिख रही होगी आपको पीछे, उसका भी हम आपको वीडियो देंगे। और अभी ये तीसरी गाड़ी है इनकी पेट्रोल में, सेल्टोस। तो आज इस गाड़ी के बारे में जानेंगे, क्यों ली और जिस पर्पस से ली थी वो सॉल्व कर रही है या फिर नहीं कर रही है। दो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या आएंगे कि इन्होंने पहले दोनों डीजल गाड़ियां रखी थी, उसके बाद ये पेट्रोल के अंदर शिफ्ट हुए, ये कितने की पड़ी है और क्या क्रेटा का वेट इन्होंने नहीं किया। तो सर कब ली थी आपने ये गाड़ी? दिसंबर 2019, 6 दिसंबर 2019। मतलब दिसंबर 2019 में ली थी। तो क्रेटा का तो पता चल ही गया होगा कि आ रही है क्रेटा या नहीं। सर फादर को थोड़ा सा Hyundai का जो बॉडी का स्ट्रक्चर था, मतलब जो वो थोड़ा सा उनको नहीं पसंद था, क्योंकि उन्होंने दोनों गाड़ी हैवी चलाई थी। क्योंकि उनके पोलो भी उनकी थी, मेरे को बाद में मिली। फिर उनकी इको स्पोर्ट्स थी, तो जो रफ टफ जो फील होता है दरवाज़ों का, वो सब वो उनको उसमें Hyundai में नहीं था पसंद। तो अभी इस ये वजह से आपको मिली कि नहीं मिली है अभी ये बताओ। सर इसमें उन्होंने ही चला के इसको ओके करा था। अदरवाइज वेन्यू था टर्बो, आपका 1000 सीसी जो इंजन आता है वेन्यू का, वो थी। बट वो स्पेस जो थी कॉम्पैक्ट थी पोलो की तरह। हुंडई और किया तो एक ही है, उसमें कौन सा डिजाइन का ही थोड़ा बहुत फर्क है। और तो सर एक उनके तो माइंड में ये था कि Hyundai थोड़ा सा मतलब उतनी रिजिड नहीं है जैसे मारुति है, वैसे ही Hyundai के वैसे ही भी। उसी हाँ, के पदचिन्हों पर हाँ, चली हाँ, हुई हाँ, गाड़ी। हाँ, हाँ। तो उस चीज़ को देखते उन्होंने बोला कि स्टेबल है गाड़ी, हैवी है। अच्छा। तो हैवी अगर होगा कार तो बेटर, कभी मतलब कोलिजन हुआ कुछ हुआ तो सेफ रखेगी गाड़ी एज कम्पेयर टू, आप जानते हैं बहुत सारे ब्रांड हैं। लेकिन डीजल के बाद पेट्रोल का क्या रीज़न था? डीजल के बाद पेट्रोल का रीज़न था, एक तो 15 ईयर पॉलिसी जो दिल्ली NCR में है पेट्रोल वाली और डीजल आपका 10 ईयर में आपका ख़त्म हो जाता है अभी। प्लस पेट्रोल और डीजल का रेट तो सेम ही है, वो भी अब सेम ही हो गया, 5-10 रुपये का पहले होता था, 20-25-30 रुपीज़ का डिफरेंस होता था पहले। तो अभी वो मैं देख रहा हूँ वो नहीं है, सेम ही है, तो उसमें नहीं था। प्लस 15 ईयर मेन था उनका कि इलेक्ट्रिक अभी स्टेबल हुआ नहीं है इंडिया में। ये बात तो है। प्लस डीजल फिर से लेके वही 10 साल बाद, अभी इसका भी टाइम इको का भी आ गया मेरा, 2-3 साल में मेरे को चेंज करनी पड़ेगी। फिर इसको भी सोचो आप, तो वही था कि वही चलता रहे कि भैया कार लिए जा रहे हर 2-3 साल में एक नई कार आ रही है। तो उन्होंने कहा कि 15 ईयर्स इसका तो चलो ठीक है, चलती है तो 7-8 साल तक इसको चला सकते हैं, अगर नॉर्मल रूटीन जो उनका है 30-35-40 किलोमीटर्स का। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, आपको तीनों गाड़ियों में से सच्ची बताना मजा कौन सी वो चलाने में आया? सर अगर मैं बजूका वाला जो फील आता है, वो बजूका वाला फील जो आता है वो पोलो TDI में है। अच्छा। जैसे RPM आपका 2000 के अब जाता है और टर्बो लगता है, वो एकदम गायब होती है गाड़ी, गोली होती है वो। इसमें आपका कंफर्ट है, आपको भगाना नहीं है, साइलेंट मोड पे आपको आराम आराम से चलाना है, तो आप सेल्टोस चलाओ, क्योंकि वो वाला फील वो वाला नहीं है, डीजल वाला बजूका वाला नहीं आता पेट्रोल में। कोई वाइब्रेशन नहीं, पता नहीं लगता। कभी कभी तो खड़ी रहती है कार, तो पता नहीं लगता कि ऑन भी है ऑफ है, तो पता लगता है हाँ यार AC चल रहा है मतलब ऑन है, अदरवाइज गर्मी हो जाती है। मतलब अगर मैं माय परसेप्शन, मतलब कभी हुआ तो मैं एक बार पोलो TDI जरूर लूँगा फिर से। अच्छा, इसको लेते वक्त आपने बहुत सारी गाड़ियों में ट्रायल लिया होगा, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे क्रेटा आई नहीं थी, क्रेटा का पुराना वाला चल रहा था उस टाइम पे। तो इसके कंपैरिजन में किस किस गाड़ी का आपने ट्रायल लिया था और उसके बाद ये क्यों पसंद आई आपको? मैं अभी बिल्ड क्वालिटी की, रिजिडिटी की बात नहीं करूंगा। सच बताऊं, फादर ने 2 गाड़ियों का लिया था, एक इसका लिया था ट्रायल, एक वेन्यू का लिया था। और उनका हेक्टर का उनका जो एक बजट था उनका मेरा, उसके एक्सीड कर रही थी वो। प्लस एक जो फील फैक्टर होता है कि यार वो चाइनीज़ एक ब्रांड है हेक्टर, तो उसका सपोर्टिंग एलिमेंट है, और किया का साउथ कोरिया ही है, तो वो वाला थोड़ा सा उनके माइंड में भी था। बोला जाए तो उनको पहली बार में चला के बोला ठीक है मेरे को कंफर्ट चाहिए अभी, क्योंकि ही इज़ नाउ गोइंग फॉर 70s में है, तो उनको था मेन बेसिकली कि मेरे को कंफर्ट चाहिए, उनको चलानी है नहीं रैश, कुछ नहीं करना, बट एक जो स्मूथ कंफर्ट होता है गाड़ी में वो चाहिए था, स्पेस होना चाहिए था। तो स्पेस के लिए उन्होंने स्मूथनेस के लिए उसको प्रेफर करा। तो कितनी चला चुके हैं सर अभी आप? सर 9300-400 हो चुकी है मेरी। 9000 के आसपास चला दी। सर्विस तो 1-2 हो ही गई होंगी सर, ना? 2 हो गई हैं। एक तो गाजियाबाद के अंदर किया की सर्विसेज वगैरह कैसी है, कैसी लगी आपको फोर्ड के मुकाबले या VW के मुकाबले? सर VW से स्टार्ट करता हूँ, पुराना जो मेरा एक्सपीरियंस था। VW में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पे सुपरवाइज़र था, वो मेरा
7-8 साल एक ही रहा, तो उसको सारी चीज़ें पता थी, कौन सी चीज़ चेंज करानी है नहीं करानी है। मैं उसको सीधे बोलता था बोनट खोल और कुछ मत देख गाड़ी, बोनट में जो काम है कर, बोनट बंद कर और गाड़ी बाहर निकाल दे। तो उसको पता था कि ये कब कहाँ क्या कराएंगे, अच्छा। और मैं उसकी समझ गया था सारी चीज़ें कि कहाँ कब क्या चेंज हो रहा है प्रोसेस में, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वो मेरे को देते थे। उनका जो मेन आता था ऑयल, 5,500-6 हज़ार रुपये का सिर्फ ऑयल ही आता था, जो सबसे ज़्यादा मेन होता था। यहाँ 5,500-6 हज़ार रुपये में आपकी सर्विस हो जाती है फोर्ड की, वहाँ से फॉयल आता था। वो 12-13 हज़ार रुपये का बजट बनाता था। फिर मैं उसके पास, उसके जीएम के पास जाता था, बोलता था इसमें डिस्काउंट, वो कर करा के 11-11.5 हज़ार का, टाइम हाँ, लगवाते थे हाँ, वो थोड़ा हाँ। बहुत। तो 11-12, लेकिन हाँ उनका जो लाइक एक हैप्पी कस्टमर जो फील गुड फैक्टर है वो उधर है। अगर सर्विस उसको कम कर दें कॉस्टिंग ना, तो VW रॉक वो वाला है, वो वाला है। सर्विस के लिए सर्विस के लिए ही मेन है, प्लस रीसेल वैल्यू उसकी नहीं है। तो फोर्ड के मुकाबले और फोर्ड के अगर मैं कंपैरिजन में आऊँ, फोर्ड बढ़िया है। उसके बाद ये खलती नहीं है सर्विस। वो 6-7 हज़ार भी मांगते, ले ले भाई तू, कर दे बस, सर्विस कर दे बस। तो 3-4 हज़ार, 4-4.5 हज़ार रुपये आई थी मेरी अभी सर्विस। तो कुल मिलाकर किया की सर्विस आपको अच्छी लगी? किया की सर सर्विस और सस्ती है, अभी तक तो मेरे 0 रुपये गए हैं 1 एंड सेकंड सर्विस में। तो थर्ड सर्विस आ रहा है वो शायद 3-3.5 हज़ार रुपये मैक्सिमम जाएगी। तो 3-3.5 हज़ार तो कुछ भी नहीं है आज की वैल्यू अगर देखा जाए, उतनी बाइक भी हो जाती है सर। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये पेट्रोल कार है और वो दोनों डीजल कार थी, तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है सर्विस कॉस्ट में। तो ये बताइए सर कि माइलेज कितना निकाल रही है आपकी गाड़ी, या जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना निकाल रही है या फिर नहीं निकाल रही है? देखिए अगर मैं 1.5 लीटर पेट्रोल की एक्सपेक्ट करता हूँ, सिटी ट्रैवल जो रहता है और आपका जितना भी कंजेशन जैम्स रहते हैं, ट्रैफिक 12-13 का एक्सपेक्ट करता है एक बंदा, 10 भी करता है कभी कभी, तो 12-13 दे रही है अभी मेरा ये। तो एज़ पर दैट मेरा जो एक फ्लो था कि इतना ही देगी कार, तो वही एक्सपेक्ट कर रहा था, वो है। कभी हाईवे पे लेके गए हैं आप लंबी दूरी पे? मुरसल गया था बस एक बार दिसंबर में ही इससे नहीं लगा, लॉकडाउन के मतलब उस पीरियड में था जाने का, अप्रैल में जाएंगे, लॉकडाउन हो गया तो इसमें नहीं, लंबा नहीं करा। जो जितना भी इसका ट्रैवल हुआ है सारा दिल्ली NCR ही हुआ है। तो मेन पर्पस आपका यही निकला कि 15 साल चलानी है गाड़ी, कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, मतलब ज़्यादा पावर से कोई मतलब नहीं है इस टाइम पर आपको? नहीं, पावर के लिए एक गाड़ी है। चलो इंजन का देख लिया हमने, सर्विस का देख लिया, बिल्ड क्वालिटी वाइज कैसा आपने फील तो कर ही लिया होगा इस गाड़ी को, इको स्पोर्ट के मुकाबले या VW की पोलो के मुकाबले? सर VW और फोर्ड का जो बिल्ड क्वालिटी सेम है, इसका बिल्ड क्वालिटी भी सेम ही लगता है मेरे को। दरवाजे थोड़ा सा आपका कम वेट है, लेकिन जब आप चलाते हैं या आप इसको टर्न लेते हैं तो जो स्टेबल है, जो हैवीनेस है स्टीयरिंग में या कार में, वो दिखती है। वो मतलब आप भगा रहे, एकदम कट मार रहे हैं 70-80 पे, टर्न ले रहे हैं, तो वो टर्न पे आपको नहीं लगता कि ये बॉडी रोल हो रहा है या आपका कंट्रोल नहीं है कार का। काफी ज्यादा हाँ, स्टेबल स्टेबल मेरे को सबसे ज़्यादा स्टेबल अभी तक यही लगी। इसके कंपेयर में अगर मैं फोर्ड के कंपेयर में करूँ या पोलो के कंपेयर में करूँ, तो उसके टायर्स भी ब्रॉड हैं, कार भी ब्रॉड है, तो उसकी स्टेबिलिटी मेरे को लगता है बेटर आएगी पहले। तो कहने का मतलब है किया आपको उन दोनों गाड़ियों से ज़्यादा स्टेबल रखती है? स्टेबल है। अच्छा। हाँ, ब्रेकिंग भी मैंने एक बार हार्ड ली थी, सडनली एक सामने आ गया था, तो कुछ भी मतलब लाइक अगर बोला जाए शेक करना स्टीयरिंग या मूवमेंट गाड़ी का फ्लेक्सिबल होके टर्न कर जाना सडनली, वो बिल्कुल नहीं था, स्ट्रेट था, एकदम रुक गई। हम लोग भी उनसे कम या ज़्यादा स्टेबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अच्छी खासी स्टेबल गाड़ी जरूर है ये, और हो सकता है कि भविष्य के अंदर 5 स्टार रेटिंग भी लेकर के आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका जो बाइंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। आप बोल रहे थे कि इंश्योरेंस लेते वक्त कुछ मैटर हुआ था, वो आप ज़रा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि सभी में मिथ है कि जो शोरूम वाले होते हैं ना, बाहर से इंश्योरेंस खरीदने नहीं देते हैं। बिल्कुल मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ था। जब हमने सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन हो गया था, तो जहाँ से मैंने बैंक कराया था, बैंक का लोन लिया था SGFC से ही, उन्होंने बोला जब आप हमसे ही लोन ले रहे हैं तो इंश्योरेंस भी आप हमारा ही ऑप्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हमने उस चीज़ को कन्वे करा शोरूम मैनेजर को और जो सुपरवाइज़र था सेल्स, तो उसने यही बोला कि आपको हमारा ही इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और एक और चीज़ बोली गई थी कि जो वारंटी है वो आप एक्सटेंडेड वाले करा लें, अननेसेसरी मतलब करा सकते हो आप, करा लो, करवानी ही पड़ेगी। हाँ, पहले वही था उनका। तो जब लोन वाली चीज़ हुई तो बैंक मैनेजर ने सीधे ये बोला कि आपको जब हम बैंक
आपकी सारी चीज़ें अप्रूव कर रहा है, इंश्योरेंस भी मेरा है, तो आप उसको करिए। तो उन्होंने थोड़ा सा 1-2 दिन तो वही दिखाया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, टर्म पॉलिसीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं और हम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं दे सकते, हम आपको यहीं से इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो वैल्यू जो थी वो अप्रॉक्सीमेटली 20-25,000 का डिफरेंस आ रहा था। तो जब हमने HDFC की कोटेशन ली और उन्होंने बोला कि आप या तो इस कोटेशन पे मैच कर दो, क्योंकि तब इसका दिसंबर में ये था कि 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं देना है इन्हें, एक 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं ये। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे देख लेते हैं कोटेशन करके। तो जब उन्होंने करा कि ठीक है हम उस कोटेशन पे आपको दे देंगे, तो हमने इंश्योरेंस शोरूम वाला ही कराया था, बट उन्होंने हमको रिड्यूस कर दिया था प्राइस। अच्छा, एक्चुअली इस केस के अंदर होता क्या है कि हमेशा डीलरशिप इसलिए फोर्स करता है कि अगर आपकी गाड़ी फाइनेंस है ना, तो वो ज़रूर ये कहेगा कि भैया इंश्योरेंस हमारे यहीं से करवा लो, ठीक है, क्योंकि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक को सबमिट करने होते हैं उन लोगों को बाद के अंदर, तो वहाँ पर इंश्योरेंस कॉपी भी जाती है। ऐसे के अंदर अगर कस्टमर बिना इंश्योरेंस के अगर ले जाता है कहीं पे भी, तो फिर दिक्कत उनकी जवाबदेही बन जाती है, जो कि ना के बराबर पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से वो थोड़े से वो बोलते हैं कि इंश्योरेंस हमारे यहीं से ही होना चाहिए। अगर फिर भी कोई भी डीलरशिप आपको कहे कि यार इंश्योरेंस में जो कॉस्ट है वो रिड्यूस नहीं होगी, आप इस तरह से बहसबाजी कर सकते हैं, उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि लगभग जो है बाहर की यानी कि HDFC की इंश्योरेंस पॉलिसी के बराबर उन्होंने जो है कॉस्ट कर दी थी बाद में। एक और चीज़ होती है उसके अंदर, वो साथ के साथ ये भी बोलते हैं कि अगर आपको खुद ही करवाना है इंश्योरेंस, तो बैंक से एक लेटर हेड के ऊपर एक लेटर लिखवा लीजिए कि हाँ भाई कस्टमर जो है इसको खुद अलाउ कर दो कि इंश्योरेंस खुद करवाएगा। ये चीज़ जब बैंक क्योंकि सपोर्ट कर रहा था मेरे को, बैंक ही आपका हाँ वो सपोर्ट कर रहा था मेरे को। तो ओवरऑल आपको ऑन रोड कितने की पड़ी है गाड़ी? सर मेरे को 1170 कोट करा गया था, हाँ, 1145-50 पे मेरे को ये आ गई थी। तो इतना पैसा खर्च करके आज ये गाड़ी आपको वर्थ लगती है 1 साल लगभग चलाने के बाद? 1 साल भी कहाँ हुए हैं, अभी तो बहुत कम, 1 साल भी नहीं हुआ है। 1 साल भी नहीं हुआ, वर्थ है। कंफर्ट देखा जाए, लाइक अगर मैं इको स्पोर्ट से कंपेयर करता हूँ, जो मेरी पास्ट है उसकी जो सीट्स है अंदर की आगे की, वो बहुत कॉम्पैक्ट है। तो वहाँ पे इसके बाद बैठने में तो लगता है यार सोफे में बैठ के चला रहे हो गाड़ी, वो वाली चीज़ है। तो वो एक माइंड में आता है कि नहीं यार थोड़ा तुम रिलैक्स होके चला रहे हो। और दिल्ली में वैसे ही 50 के अबव जाके चलाना है आजकल, तो आपको 40-45 पे चलाना है। 40-45 पे चला के आप आराम से कंफर्ट होके चलाओ, ड्राइव करो। कभी आप हाईवे में ले जाते हैं तो इको स्पोर्ट और पोलो वाला पंच तो मिस होता होगा इस गाड़ी में? हाँ वो होता है वो होता है। वो लगता है कि जैसे अभी भी मैं चलाता हूँ तो पहले से ही माइंड होता है कि अगर भगाना है ना तो भगाना ही है, तो फिर उसको RPM है वो ज़्यादा रखना पड़ता है। अच्छा, और प्लस इंजन भी थोड़ा नया है, तो अभी उतना वो लेगा भी नहीं प्रोसेस स्पीड, मेरे को लगता है सर्विस के बाद, ट्यून होने के बाद ज़्यादा रहेगा। ऐसा कुछ तो ऐसा नहीं है मिथ क्या? है वैसे, ठीक है, लेकिन ये सर्विस वालों की फैलाई हुई चीजें हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर को सेटिस्फाई कर दे, नहीं भाई इस बार तू हमें छोड़ अगली बार आ जाइयो, टाल देते हैं ऐसा करके ना। लेकिन ये तो मिथ है एक तरह की। हाँ लेकिन उस चीज़ में देखा जाए तो भगाने के लिए तो वो गाड़ी है, कंफर्ट के लिए एक गाड़ी है। तो चलिए ये था छोटा मोटा सा एक्सपीरियंस। तो ये था सेल्टोस पेट्रोल 1.5 का ओनरशिप एक्सपीरियंस। आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। क्या ये गाड़ी आपके लिए बनी है, आपने ये भी जाना होगा और ये भी महसूस किया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में किसी और ओनरशिप एक्सपीरियंस के साथ, किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। लेकिन इसी मैसेज के साथ समाप्त करते हैं कि अगर 4 व्हीलर अगर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डाल लिया करो मेरे दोस्त, और 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहन लिया करो। आप भी अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर ईमेल आईडी आ रही होगी, वहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और थैंक यू प्रियांक जी। थैंक यू।